हाय एवरीवन, सभी छात्रों को यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2013 जीएस प्रथम प्रश्न पत्र क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पार्ट ए में कंप्लीट हो गया था। आज पार्ट बी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक क्वेश्चन का आंसर करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किए गए भूदान और ग्रामदान आंदोलनों के उद्देश्यों और उनकी सफलता की समालोचनात्मक चर्चा और उनकी सफलता का आकलन कीजिए। इसका आंसर हमें 200 शब्दों में लिखना है। 10 अंक का क्वेश्चन है। अब हम भूमिका पर चलते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। भूदान और ग्रामदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने 1950 के दशक में भूमिहीनता को संबोधित करने और ग्रामीण भारत में समान भूमि वितरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था। भूदान ने पुनर्वितरण के लिए स्वैच्छिक भूमि दान को प्रोत्साहित किया, जबकि ग्रामदान ने सामूहिक भूमि स्वामित्व और प्रबंधन के साथ स्वशासी समुदाय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भूदान और ग्रामदान आंदोलनों के उद्देश्य। भूमिहीनता को संबोधित करना। उद्देश्य में पहला पॉइंट भूमिहीनता को संबोधित करना। इन आंदोलनों का प्राथमिक उद्देश्य बड़े भूस्वामियों को भूमिहीन गरीबों को स्वेच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिए प्रेरित करके भूमिहीनता को कम करना था, क्योंकि बड़े काश्तकार जमींदार के पास अधिकतर ज़मीनें होती थी जो अपने अंश का थोड़ा बहुत गरीबों को दान करते थे। पॉइंट 2 है सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। आंदोलनों का उद्देश्य अमीर जमींदारों और भूमिहीन गरीबों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना था। पॉइंट 3 सामुदायिक स्वशासन को प्रोत्साहित करना। पॉइंट 4 गांधीवादी सिद्धांतों को लागू करना। अब भूदान और ग्रामदान सफलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन। नंबर 1 भूमिदान। भूमिदान के मामले में भूदान आंदोलन को कुछ सफलता मिली। दूसरा, भूमिहीनता पर सीमित प्रभाव। हालांकि इन आंदोलनों का उद्देश्य भूमिहीनता को कम करना था, लेकिन इस मुद्दे पर उनका समग्र प्रभाव सीमित था। भूदान के माध्यम से प्राप्त भूमि अक्सर बंजर, खंडित या भूमिहीन परिवारों के भरण पोषण के लिए अपर्याप्त होती थी। ग्रामदान के मिश्रित परिणाम। पॉइंट 3 है। पॉइंट 4 है अल्पकालिक गति। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान और ग्रामदान आंदोलन ने भूमि पुनर्वितरण और ग्रामीण स्वशासन में प्रगति की, लेकिन प्रशासनिक मुद्दों, सामाजिक संरचनाओं और भूमिहीनता के पैमाने जैसी चुनौतियों के कारण उन्हें सीमित सफलता मिली। फिर भी उन्होंने जागरूकता बढ़ाई, भूमि सुधारों को प्रेरित किया और भारत के ग्रामीण विकास संवाद को प्रभावित किया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जय जवान जय किसान नारे के उद्भव और महत्ता पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए। 200 शब्दों में 10 अंक का है। अब हम भूमिका इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा अर्थात सैनिक की जय, किसान की जय भारत के इतिहास में अत्यधिक महत्व रखता है और देश की चेतना में गूंजता रहता है। इसे 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय संकट के दौर में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा गढ़ा गया था। यह नारा देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और समृद्धि सुनिश्चित करने में सैनिकों और किसानों के महत्व को दर्शाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलेंगे। नारे का विकास। जय जवान जय किसान का नारा 1960 के दशक के मध्य में उभरा, जब भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध और खाद्य संकट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट 2, प्रधानमंत्री शास्त्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सैनिकों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र को एकजुट करने और मजबूत रक्षा एवं बेहतर कृषि की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने का नारा पेश किया। नारे का महत्व। एकजुट करने वाली शक्ति। जय जवान जय किसान ने राष्ट्रीय संकट के दौरान देशभक्ति और एकता को बढ़ावा दिया। चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सामूहिक प्रयास और साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया। दूसरा महत्व हम देखते हैं, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। सैनिकों की पहचान। चौथा, अस्थायी प्रभाव हमें देखने को मिला। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन पर चलते हैं। एक शक्तिशाली नारे के रूप में इसने देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा है और पीढ़ियों को भारत की सक्षमता, एकता और प्रगति की भावना को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के योगदानों की चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि हमारे पास सीमित समय रहता है। हमें 20 क्वेश्चन हल करने होते हैं 3 घंटे में। उत्तर। भूमिका इंट्रोडक्शन। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक प्रमुख भारतीय विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले और बाद के भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उनका योगदान शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में योगदान। स्वतंत्रता संग्राम। मौलाना आज़ाद एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अहिंसा और हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करते थे। उन्होंने 1923 ईस्वी और 1940 से 46 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। हम पॉइंट 2 देखते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध। आज़ाद ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया और सभी धर्मों और संस्कृतियों के लिए एकजुट सामंजस्यपूर्ण भारत को बढ़ावा दिया। अब पॉइंट 3, पत्रकारिता और साहित्यिक कार्य। एक पत्रकार और लेखक के रूप में आज़ाद ने उर्दू अखबार अल हिलाल की स्थापना की और इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी, जिसके द्वारा मौलाना आज़ाद ने
भारतीय राष्ट्रवाद में योगदान दिया और एकजुट भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया। अब हम उनके स्वतंत्रता पश्चात भारत में योगदान को समझते हैं। नंबर 1, शिक्षा मंत्री। मौलाना आज़ाद ने भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना की, अनुसंधान को बढ़ावा दिया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जैसे संस्थान बनाए और सभी के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाई। पॉइंट 3, संस्कृति और एवं विरासत को बढ़ावा। आज़ाद ने साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाओं की स्थापना की। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उन्हें बढ़ावा दे रही थी। पॉइंट 3 हम देखते हैं, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध आज़ाद ने धर्मनिरपेक्षता और समावेशी शिक्षा पर जोर दिया, जिससे प्रारंभिक स्वतंत्र भारत के राष्ट्र निर्माण में योगदान मिला। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रयासों ने आधुनिक भारत की नींव रखी और पीढ़ियों को एकता, धर्मनिरपेक्षता और समावेशी विकास के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते की विशिष्टताओं की चर्चा कीजिए। 200 शब्द 10 अंकों का है। सबसे पहले हम उत्तर भूमिका देखते हैं। 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के उपरांत 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य सामान्य राजनयिक संबंधों को बहाल करना और क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देना था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। वही परिस्थितियां जिनके कारण ताशकंद समझौता हुआ। नंबर 1, 1965 ईस्वी का भारत पाक युद्ध। ताशकंद समझौता मुख्य रूप से 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध से शुरू हुआ था, जो कच्छ के रण में सीमा झड़पों से शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूपेण संघर्ष में बदल गया। पॉइंट 2 चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ भारत पाकिस्तान संघर्ष बढ़ने को लेकर चिंतित थे। उन्हें क्षेत्रीय प्रभाव और संभावित भागीदारी का डर था। पॉइंट 3, युद्ध विराम और शांति वार्ता। ताशकंद समझौते की मुख्य बातें हम देखते हैं। सैनिकों की वापसी। भारत और पाकिस्तान दोनों 25 फरवरी 1966 तक अपने अपने सैनिकों को युद्ध पूर्व स्थिति में वापस बुलाने पर सहमत हुए। इससे सीमाओं पर सैन्य तनाव कम हो गया। पॉइंट 2, राजनयिक संबंधों की बहाली। ताशकंद समझौते में दोनों देशों के बीच सामान्य राजनयिक और आर्थिक संबंधों की बहाली का प्रावधान था, जो युद्ध के दौरान टूट गए थे। अब हम पॉइंट 3 पर चलते हैं। युद्ध बंदियों की अदला बदली। पॉइंट 4 है, कोई क्षेत्रीय लाभ नहीं हुआ है। पॉइंट 5, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। 6, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन पर चलेंगे। ताशकंद समझौता 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के बाद क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक प्रयास था। हालांकि इससे भारत और पाकिस्तान
के बीच अंतर्निहित मुद्दों, विशेषकर कश्मीर विवाद का दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सका, लेकिन इसने दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को कम करने और राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है। उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। हमें इसको 200 शब्दों में लिखना है क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर भूमिका। हम 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के उद्भव में भारत की भूमिका पड़ोसी देश के भविष्य को आकार देने में निर्णायक हस्तक्षेप के लिए मानवीय, रणनीतिक और भू राजनीतिक कारकों की जटिलता परस्पर क्रिया को उजागर करती है। हम मुख्य भाग इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। नीचे वे कारक सूचीबद्ध हैं जिन्होंने भारत को बांग्लादेश के उद्भव में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। नंबर 1, मानवीय संकट। 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई के कारण बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा हो गया। लाखों शरणार्थी, मुख्य रूप से बंगाली भाषी हिंदू, उत्पीड़न से बचने के लिए भारत भाग आए, जिससे भारत के संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ा। भारत का हस्तक्षेप आंशिक रूप से इस मानवीय आपदा से निपटने की तत्काल आवश्यकता से प्रेरित था। पॉइंट 2 देखते हैं हम। सामरिक हित। स्वतंत्रता के लिए पूर्वी पाकिस्तान के संघर्ष ने भारत को अपने प्रतिद्वंदी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को कमज़ोर करने का अवसर प्रदान किया। एक कमज़ोर और विभाजित पाकिस्तान, विशेषकर भारत के पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरे को कम करने में मदद करता है। अब हम पॉइंट 3 देखते हैं। भू राजनीतिक विचार। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत का हस्तक्षेप शीत युद्ध की गतिशीलता से भी प्रभावित था। पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का समर्थन प्राप्त था, जबकि भारत ने सोवियत संघ से समर्थन मांगा। बांग्लादेश की सहायता करके भारत ने क्षेत्र में अमेरिका और चीन के प्रभाव को संतुलित करने और सोवियत संघ के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश की। हम पॉइंट 4, क्षेत्रीय स्थिरता, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ लिख देंगे। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं। बांग्लादेश का उद्भव दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बना हुआ है, जो संकट के समय में क्षेत्रीय संबंधों और निर्णय लेने में प्रभावित करने वाली जटिल गतिशीलता को दर्शाता है। ठीक, सभी को बेस्ट ऑफ लक।